व्योमा आईएएस की ओर से आप सभी जिज्ञासु श्रोताओं का अभिनंदन। संस्कृत विषय के बारे में एक मिथक सा प्रचलित है। वास्तव में उस मिथक से हट के मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। इस शीर्षक को आप देखिए बहुत ध्यान से, क्योंकि ये शीर्षक अपने आप में बहुत कुछ बातें कह रहा है। हाउ टू क्रैक आईएएस थ्रू संस्कृत। हमने जो संस्कृत लिखा है उस पर गौर कीजिए, थ्रू संस्कृत। तो वस्तुतः संस्कृत विषय से हम कैसे 350 मार्क्स प्लस लाया जा सकता है, 350 प्लस मार्क्स लाए जा सकते हैं, इसके विषय में एक मिथक बना हुआ है और हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज मैं विस्तार से आईएएस में संस्कृत में 350 अंक कैसे लाए जाएं, इसके बारे में अपने विगत 20 वर्षों के अनुभव को शेयर करूंगा। 20 वर्षों के अनुभव को शेयर करूंगा। तो वास्तव में संस्कृत व्यक्ति को क्यों लेना है, नहीं लेना है, उसके लिए हम किसी को राजी नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि संस्कृत लिया जाए नहीं लिया जाए ये व्यक्ति के पूर्वाग्रह पर आधारित होता है। बहुत से लोग संस्कृत से 4 गुनी ज़्यादा जो क्लिष्ट चीज़ें हैं उसको स्वीकार कर लेते हैं, जबकि संस्कृत जैसी प्रांजल भाषा को, संस्कृत जैसी सीधी, स्पष्ट और वैज्ञानिक भाषा को, चूँकि उन्हें इसका आस्वादन नहीं होता है, उन्हें पता नहीं होता है कि संस्कृत कैसी है, इसमें कैसे, यद्यपि हर भारतवर्ष के हर बच्चे को ये पता है कि 10वीं की कक्षा में उन्होंने संस्कृत विषय में संभवतः अपने प्रिय विषय से भी ज़्यादा अंक लाए हैं। बावजूद इसके संस्कृत के बारे में एक मिथक पाला जा रहा है। और ये भी सच है। देखिए, 2 बातें। एक तो 10वीं की कक्षा में आप संस्कृत में बहुत अच्छा खासा अंक प्राप्त करते हैं। नंबर 2, जब आप पाते हैं कि तमाम जो साइंस पृष्ठभूमि के छात्र हैं या फिर जो चिकित्सा क्षेत्र के छात्र हैं या फिर जिन्होंने मानविकी से पेपर देने के बाद उतना प्रत्याशित अंक उन्होंने प्राप्त नहीं किया है, लेकिन जब उन्होंने संस्कृत लिया है तो बहुत अच्छी तरह सफलता प्राप्त की है। तो ये सारी जो बातें हैं, इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि संस्कृत जब कोई एक साइंस वाला छात्र ले सकता है, संस्कृत जब कोई चिकित्सा कर्मी ले सकता है, डॉक्टर ले सकते हैं, इंजीनियर ले सकते हैं, तो संस्कृत वाला ले ले और संस्कृत ह्यूमैनिटी वाला ले ले तो जाहिर है बहुत अच्छा अंक आ सकते हैं। ये हो क्यों नहीं रहा है? इसके नहीं होने के 2-3 कारण हैं, उसे ध्यान से सुनिए आप। तो संस्कृत में 350 अंक कैसे लाए जाएं, वो इसलिए नहीं लाया जा पा रहा है क्योंकि हम संस्कृत के बारे में पूर्वाग्रह पाले बैठे हैं। देखिए, जिस प्रकार से फिजिक्स है, जिस प्रकार से केमिस्ट्री है, जिस प्रकार से इंग्लिश है, जिस प्रकार से मेडिकल का सब्जेक्ट है, वैसा ही संस्कृत है। लेकिन बहुत ध्यान से इस पर गौर करने की आवश्यकता है। लेकिन संस्कृत यद्यपि उसके समकक्ष है, लेकिन संस्कृत एक निश्चित प्राय विषय है, जिसे हम कह सकते हैं ये ठहरा हुआ विषय है। ये ऐसा विषय है जो एक तालाब में ठहरे हुए जल की तरह उसमें स्थित मछलियों को जैसे देखा जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, ऐसे संस्कृत के विषयों को हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन आते क्यों नहीं नंबर? आते इसलिए नहीं है क्योंकि संस्कृत पढ़ाने वालों को संस्कृत नहीं आती है। विद्यार्थी की बात तो छोड़ दीजिए,
जो संस्कृत पढ़ा रहे हैं उन्हें ठीक से संस्कृत नहीं आती। क्योंकि संस्कृत में देखिए हमारे यहाँ एक सिद्धांत है, क्योंकि संस्कृत में अंक नहीं आने का कारण सबसे बड़ा यह है कि पंडितों में, संस्कृतज्ञों में एक सिद्धांत है, और वो सिद्धांत है अर्धमात्रा लाघवेन वैयाकरणाः पुत्रोत्सवम मन्यन्ते। अर्धमात्रा लाघवेन वैयाकरणाः पुत्रोत्सवम मन्यन्ते, अर्थात आधा मात्र के परिलाभ से भी वैयाकरण पुत्रोत्सव मनाते हैं। आप सबको पता होगा भगवान पाणिनि जैसा भाषा वैज्ञानिक न भूतो न भविष्यति, न हुआ है कोई और न होगा। विश्व की भाषाएं, तमाम भाषा वैज्ञानिकों के सिद्धांत को झुठला देने वाला, तमाम भाषा वैज्ञानिकों के निष्कर्ष को एक तरफ पटक देने वाला जो सब्जेक्ट है, जो विषय, वो संस्कृत है। क्योंकि भाषा विज्ञान ने, भाषा वैज्ञानिकता संस्कृत से सीखी है। आपको आश्चर्य होगा, हॉलैंड की भाषा जो 1000 साल पहले थी, आज यदि आप उसे संग्रहालय में उस भाषा के ग्रंथ को पढ़ना चाहेंगे, आपकी समझ में नहीं आएगी। आज आप 200 साल पुरानी हिंदी को पढ़िए, आपको एक अक्षर समझ में नहीं आएगा। आप डिंगल और पिंगल या दूसरी चीजें, मैं तो कहता हूं आज के जो बच्चे हैं उनको यदि ब्रजभाषा की पंक्तियां दे दी जाएं, ब्रजभाषा को हिंदी का मूल माना जाता है, आप यदि मगही को या फिर मैथिली को सामने रख दिया जाए, यदि वो बिहार क्षेत्र की पृष्ठभूमि का नहीं है तो बच्चा मैथिली की कविता को ठीक से नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ज्यादा पुरानी नहीं है वो। और ये सब हिंदी के उत्स हैं, ये सब की सब कविताएं, वो चाहे मैथिली हो, ब्रजभाषा हो, चाहे और कुछ हो, ये सब हिंदी के मूल हैं, डिंगल पिंगल हो, इसको हम नहीं समझ पाते हैं। तो कोई भी भाषा जो 200 साल पुरानी भी है, 200 साल 150 साल पुरानी भी है, और यदि हम उसको पढ़ने जाते हैं तो समझ में नहीं आती हमें। संस्कृत के साथ ऐसा नहीं है। संस्कृत यदि 1000 साल पुरानी भी है, यदि एक सामान्य संस्कृत व्याकरण भी आपको आता है, तो आप संस्कृत भाषा की बात को समझ सकते हैं। तो संस्कृत अद्भुत चीज है, और इसकी जो उत्तमता है, इसकी जो गुणवत्ता है, वो अपने आप में ये बताती है कि कितनी स्थिर है ये। पाणिनि ने तो इसे और भी स्थिर प्रकृति का बना दिया है। ये तो सौभाग्य है कि भारत सरकार ने हिंदी को एक परीक्षा का माध्यम बनाया हुआ है। तो हम इस संस्कृत के द्वारा न केवल अपने एक शौक को पूरा कर सकते हैं, एक शौक जिसमें आप असल में भारतीयता के तत्व को जान पाएंगे। क्योंकि आप जितनी भी बातें सीखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, चाहे वो इतिहास के विद्वान हो, चाहे वो राजनीति के विद्वान हो, चाहे वो दूसरे राजनेता हो, चाहे कथावाचक हो, इनको किन्हीं लोगों को अच्छी संस्कृत नहीं आती। ये सब अनुवाद की जूठन परोसते रहते हैं, जूठन परोसते रहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के बारे में भक्ति वेदांत के लोग कुछ और कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत गीता के बारे में शंकराचार्य के अनुयायी कुछ और कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत गीता के बारे में वैष्णव सिद्धांत के लोग कुछ और कह रहे हैं। क्यों? उनको पता है कोई भी बंदा जाके संस्कृत के मूल किताबों को तो पढ़ नहीं पाएगा, बरगलाओ इनको, जो कहना कह दो इनको। और यही हो रहा है पूरे भारतवर्ष में। आप जब संस्कृत सीख जाएंगे तो जान पाएंगे कि वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता में है क्या। मैं किसी भी मतांतर की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं साक्षात गवाह हूं। मैंने इस्कॉन के मंदिर में जो मुझे पुस्तक दी गई थी अनुवादकारी के लिए, उसमें हमने देखा तो बिल्कुल जो मूल है उससे कहीं हट के लोग अपने सिद्धांत की प्रतिष्ठापना कर रहे हैं। भगवान शंकराचार्य जी के सिद्धांत के ठीक विपरीत चैतन्य महाप्रभु जी का सिद्धांत है। ऐसा क्यों? दोनों गीता की पूजा कर रहे हैं, दोनों संस्कृत की पुस्तक की पूजा कर रहे हैं, और दोनों का सिद्धांत बिल्कुल अलग है। वो किसी शब्द का कोई अर्थ निकाल रहा है, किसी का कोई अर्थ निकाल रहा है। वेद के मंत्रों में सब अपने अपने हिसाब से उसका अर्थ निकालते हैं। लेकिन यदि आप मूल में जाते हैं, मूल संस्कृत, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ये जो संस्कृत श्लोक है इसका जो मूल अर्थ है वो एक है। थोड़ा सा गांभीर्य होने के कारण कुछ सिद्धांत विशेष में कुछ वैमत्य हो सकता है, वो वस्तुतः अर्थ एक है, लेकिन मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना को सिद्धांत बना के लोग बाग इसको बताते हैं। तो मेरा ये कहना है
कि संस्कृत स्थिर प्रकृति की है, वैज्ञानिक है, और इसमें 350-400 अंक लाए जा सकते हैं। लाते क्यों नहीं हैं? जैसा मैंने निवेदन किया कि शुद्ध संस्कृत पढ़ाने वाले को ही संस्कृत नहीं आती है, तो वो कैसे इतने अंक ला पाएंगे? तो सबसे पहले तो आपको संस्कृत जानने वाले को पकड़ना है, और आप विश्वास मानिए 3 या 4 महीने में वो पांडित्य हासिल किया जा सकता है। संस्कृत में जो चीज सीखने की है, संस्कृत में जो नंबर मिल सकते हैं, वो है संस्कृत का ज्ञान। संस्कृत जान लेने के बाद जीएस फर्स्ट में, जीएस सेकंड में, जीएस थर्ड में, जीएस फोर्थ में जितनी माथापच्ची है, जितना आलोडन विलोडन है, जितनी समीक्षा है, जितनी बातों को आधुनिकता से जोड़ के देखना है, जितनी विश्लेषणात्मकता है, वैसी विश्लेषणात्मकता कतई संस्कृत में नहीं है। तो मैं 2 कारणों से संस्कृत, आपको संस्कृत भाषा सीखनी है, और समय बता देता हूं मैं, मुश्किल से 2 या 3 महीने में आप संस्कृत सीख जाएंगे। मुश्किल से, यदि कोई परिश्रमी है, ज्यादा समय दे रहा है, तो 2 महीने में संस्कृत सीख जाएगा। और संस्कृत भी कैसी? दीपक कुमार वाली वो संस्कृत, द बेस्ट संस्कृत, जिसमें बिंदी की गलती की भी कोई स्थिति नहीं बनेगी। मेरा परिचय, मैं दीपक कुमार हूं, मैंने वाराणसी से शिक्षा प्राप्त की है। मैंने जब आंखें खोली तभी से संस्कृत के वातावरण में मैंने निवास किया। श्रद्धेय करपात्री जी महाराज के धर्म संघ का मैं विद्यार्थी रहा। वाराणसी से पढ़ाई के बाद मैं वृंदावन पढ़ा, मैं विदेश गया, वहाँ तमाम लक्ष्यों को संस्कृत सिखाई, और कई मामलों में तो वहाँ के लोगों को अंग्रेजी भी पढ़ाई। तो इस तरह से सारा करता हुआ मैं कॉलेज एजुकेशन में 15 वर्षों तक रहा, और 15 वर्षों तक जब रहने से पहले मैं प्रथम स्थान पर चयनित हुआ, और उसे मैं छोड़ के आया। एक बात और सुन लीजिए आप, मैंने कॉलेज एजुकेशन की शिक्षा छोड़ी है, और छोड़ के मैं व्यक्तिगत तौर पे संस्कृत पे काम कर रहा हूँ। मुझे बहुत व्यथा होती है जब संस्कृत के विद्वान संस्कृत के बारे में अनर्गल प्रलाप करते हैं। संस्कृत बहुत ही सरल भाषा है, या संस्कृत बहुत क्लिष्ट भाषा है, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं संस्कृत का महिमा मंडन, मैं तत्ववादी व्यक्ति हूँ, जो यथार्थ है उसको मानने वाला व्यक्ति हूँ, और संस्कृत से जो प्रतिष्ठा भरी पड़ी है, मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं है। ऐसा नहीं कि चूंकि मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ इसलिए संस्कृत का मैं इतना ज्यादा जोर शोर से प्रचार, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं कोई ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मणवादी हूँ, या कोई किसी मतांतर का पालक पोषक हूँ, ऐसा भी नहीं है। मैं केवल और केवल सच्चाई को, मैं केवल और केवल संस्कृत की सुंदरता का दीवाना हूँ। मैं संस्कृत की सुंदरता का, संस्कृत में जो बातें हैं उसका मैं प्रशंसक हूँ, और ये प्रशंसा का भाव मुझ में इतनी बुलंदी, मुझ में इतना आत्मविश्वास कूट कूट के इसलिए भरा है क्योंकि मैं विदेश में जब था, यूरोप में, तब मैंने देखी थी संस्कृत की क्या महत्ता है। और जब मैं आया और जब मैंने इसका विश्लेषण किया तब पता चला, क्योंकि मैं इंग्लिश भी मैं पढ़ने पढ़ाने का मेरा सब्जेक्ट रहा है, विषय रहा है। तो इंग्लिश पढ़ाने के क्रम में, हिंदी अध्यापन के क्रम में, अन्य भाषाओं के जानने के क्रम में जब मैं संस्कृत की तुलना करता हूँ, मैं पाता हूँ कि वास्तव में संस्कृत जो है एक ऐसी भाषा है, एक ऐसी भाषा है जो बिल्कुल गणित के सन्निकट है। और पढ़ाने वाले जो लोग हैं वो खुद एक तरह से अज्ञानी हैं, और जो सिलेबस निर्धारित किया जा रहा है, मैं राजस्थान में जो अपना राजस्थान लोक सेवा आयोग है, यहाँ जो और जो चीजें हैं, इन लोगों ने, जो मैं देखता हूँ उसमें बहुत क्षोभ होता है कि इन लोगों को पाठ्यक्रम बनाना भी नहीं आता, और संस्कृत से शास्त्री पास बच्चा, संस्कृत से आचार्य पास बच्चा बहुत कठिनाई से एक वाक्य बनाना जानता है, समझता है। तो इसके कारण संस्कृत की स्थिति खराब है। और भारत स्तर पर भी संस्कृत को अनावश्यक ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। हमारा ये कहना है कि आप संस्कृत की जो विशेषता है उससे लाभ उठा के आपको बिल्कुल फिजिक्स की तरह संस्कृत पढ़ना होगा। यदि आपने संस्कृत को फिजिक्स की तरह ध्यान से पढ़ा, जाना, तो आप निश्चित मानिए, क्योंकि हमारा पाला पढ़ने वाला है प्रायः जो संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षक होते हैं वो वास्तव में विद्वान होते हैं,
प्रबुद्ध होते हैं और प्रायः राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान या केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर्स इसको देखते हैं। वो लोग बहुत ही विश्लेषणात्मक और शुद्धता के हामी होते हैं और वो इस बात को मानते हैं अर्धमात्रा लाघवेना पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणाः। ये जो सिद्धांत है बहुत ही छिपा हुआ खतरनाक सिद्धांत है, जिस सिद्धांत को हमारे परीक्षार्थी अपना नहीं पाते। हमारे परीक्षार्थी सोचते हैं कि आधा इंग्लिश में लिखना है या हिंदी में लिखना है, ऐसा लिखना है वैसा। अरे भाई, हिंदी में लिखना है कि संस्कृत में लिखना है, ये मुद्दा ही नहीं है। आपको पहले संस्कृत सीखनी है ठीक से। आप जिस चीज़ को सीख रहे हैं, आप यदि इंग्लिश सीख रहे हैं तो क्या आपको छूट दी जाए कि आप गलत इंग्लिश लिखें? आप यदि हिंदी लिख रहे हैं तो क्या आपको छूट दी जाए गलत हिंदी? लेकिन सारी छूटें लोग संस्कृत में प्राप्त करना चाहते हैं। संस्कृत में ठीक से यदि लिखा जाए, और संस्कृत का मैं अभी कुछ उदाहरण दूंगा कि कैसे संस्कृत की स्थिति हम सुधार सकते हैं। देखिए, संस्कृत जो लिखी जाती, पढ़ी जाती, जानी जाती है, वो संस्कृत 3 तरह की हो सकती है। आपने 10वीं में थोड़ी बहुत संस्कृत सीख ली है और आपके 90% अंक हैं, तो आपने को खुद को पंडित समझना शुरू मत कीजिएगा, क्योंकि 10वीं में मार्क्स लाना अलग बात है, क्योंकि पहले स्तर की बात है वो। इसके बाद दूसरा स्तर आता है जिसमें आप चीज़ों को थोड़ा सा और ठीक से रखते हैं। तीसरा स्तर वो आता है जो वास्तव में संस्कृत के सूत्रों का पूरा प्रयोग करके वाक्य लिखे जाते हैं। तो संस्कृत का 3 स्तर है। मुझे नहीं पता कि इससे पूर्ववर्ती विद्वानों ने, पूर्ववर्ती परीक्षार्थियों ने संस्कृत का कौन सा स्तर सीखा, पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर। आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, संस्कृत के PhD हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आप यदि वाक्य शुद्ध लिखते हैं तो शुद्ध है, गलत लिखते हैं तो गलत है। इतनी जरूर उम्मीद बनती है, जो मेहनती हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो विज्ञान के पृष्ठभूमि से आते हैं, उनमें अपेक्षाकृत अच्छा श्रम करने की ललक होती है, क्योंकि इससे पहले उन्हें बहुत श्रम किया हुआ होता है। इससे उनसे आशा बढ़ती है। यही कारण है कि तमाम डॉक्टर्स और इंजीनियर्स संस्कृत ले लेके अधिकारी बन रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा ये कहना है, संस्कृत के बारे में पूर्वाग्रह दूर कीजिए, और दूर करके यदि आपको 1 साल में 350 प्लस अंक हासिल करना है तो आप व्योमा IAS से मिलिए। आपका आह्वान है, आपका आमंत्रण है, और लेकिन समर्पण देना होगा। और समर्पण कितना? आप जितना किसी अन्य ऑप्शन को समर्पण दे रहे हैं, उससे मुश्किल से 60% ही समर्पण हमें अपेक्षित है। जिस विषय को भी लें आप ज्योग्राफी लें, पॉलिटिकल साइंस लें, या फिर आप कोई आधुनिक कुछ भी लें, आपको उन सारे विषयों से मुश्किल से 60% श्रम ही आपको यहाँ करना होगा संस्कृत में। लेकिन हमारा जोर होगा कि आप संस्कृत सीख लें। समय कितना? 2 महीने। इसके बाद आपको रिवीजन का समय मिलेगा और पेपर आप संस्कृत में लिखिए। अच्छा, जो मैंने बताया, क्योंकि ये 10वीं लेवल की संस्कृत है पहली, दूसरा सामान्य संस्कृत है, तीसरा जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर्स हैं उनकी पसंद का संस्कृत है, वाराणसी के पंडितों का संस्कृत है तीसरा। उस वाराणसी के पंडितों के संस्कृत तो वास्ता ही नहीं है। और वाराणसी के पंडितों के संस्कृत से मतलब ये नहीं कि क्लिष्ट संस्कृत हो। वाराणसी के पंडितों से या राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के पंडितों से या केंद्रीय विश्वविद्यालयों के पंडितों की जो संस्कृत है वो नियमनिष्ठ संस्कृत है। वो अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरणाः को मानते हैं। और यदि आपने उसका अनुसरण नहीं किया तो आपको गोला टिकाया जाता है। आप अपने पेज पे संस्कृत के नाम से वो तो कृपा करते हैं उन लोगों को जो संस्कृत लेते हैं। तो संस्कृत में 2 स्थितियां हैं, आप शुद्ध लिखिएगा तो आप दावे के साथ अंक लीजिएगा, आप यदि गलत लिखते हैं तो कृपा के अंक भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो इतने क्रूर नहीं हैं। उनका उद्देश्य है कि संस्कृत लेने वाले को प्रोत्साहन दिया जाए, क्योंकि माहौल ऐसा है कि संस्कृत में प्रतिस्पर्धा ही नहीं है। संस्कृत में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, मैंने तो ये देखा है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। मैं अपने तमाम 20 वर्षों के प्रगाढ़ अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि जितनी प्रतिस्पर्धा मेडिकल क्षेत्र में है, जितनी प्रतिस्पर्धा इंजीनियरिंग में है, जितनी प्रतिस्पर्धा मानविकी के विषयों में है, उसकी तुलना में संस्कृत की प्रतिस्पर्धा मुश्किल से 25% है। और उस 25% को भी लोग बाग ले नहीं पा रहे हैं। क्यों? कि खुद पढ़ाने वालों को ठीक से संस्कृत नहीं आती है।
मैं ये दावा नहीं कर रहा कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, लेकिन ये दावा जरूर करूंगा कि मैं संस्कृत का दिलो जान से संस्कृत को चाहने वाला और अपनी पूरी जिंदगी को, जवानी को, श्रम को संस्कृत को देने वाला, और संस्कृत में बिंदी तक की गलती को, बिंदी तो बहुत बड़ी गलती होती है, तमाम नियमबद्ध करके वाक्यों को लिखने की जो परिपाटी है, जो चीजें हैं, वो भी शास्त्रीय प्रणाली से, वो भी जो असल में जो शास्त्रीय प्रणाली, उसके माध्यम से आपको अभ्यास करा के मैं आपको बिल्कुल शून्य गलतियों से युक्त चीजों को लिखने का अभ्यास करा सकता हूं 2 माह में। उदाहरण के लिए एक छोटा सा दिग्दर्शन देना चाहूंगा मैं, उसे देखिए। ये जो आप संस्कृत देख रहे हैं, रामः माम कदा कथम अपश्यत, ये 10वीं स्तर की संस्कृत है, क्योंकि यहां पर केवल अपने भाव को व्यक्त करने के लिए कोई छोटा बच्चा ये कह रहा है, राम ने मुझे कदा, कब और कैसे देखा, ये कथन के लिए ये वाक्य लिखा गया है। इसमें देखिए कितनी गलतियां। इसी को लोग सीख के यदि पंडित मानने लग जाएं खुद को, तो फिर बात क्या है, फिर तो आईएएस की परीक्षा की बात करना व्यर्थ है। ये प्रथम स्तर का है। इसमें आप देखेंगे राम शब्द में यहां पर संधि होकर के दूसरा शब्द बनना चाहिए था, यहां पर भी संधि होकर कुछ और होना चाहिए था, और यहां जो म है, म को अ से मिलके कुछ और शब्द बनना चाहिए था। तो एक तरह से देखा जाए तो यहां पर 1, 2, 3 चीजें ऐसी हैं जिसको जोड़ के लिखा जाना चाहिए था। और हमारे यहाँ नियम है, हमारे यहाँ विधियां बनी हुई हैं, संधि करके लिखिए या फिर बिना संधि का लिखिए। जब आपके सिलेबस में संधि है तो आप बिना संधि का क्यों लिखेंगे? या तो आपकी शैली संधि युक्त हो, हालांकि नित्या समासे वाक्यतु सा विवक्षाम अपेक्षते, ऐसा सिद्धांत है आचार्यों का। इसका भाव यह है कि संधि करके लिखा जा सकता है, संधि करके नहीं भी लिखा जा सकता है। समास में और तमाम प्रकरणों में संधि की जाती है, लेकिन जब वाक्य बोलते हैं तो वाक्य बोलने में हम संधि नहीं करेंगे तब भी चलेगा। तो व्यंग्यार्थ ये है कि आप बिना संधि का भी लिख सकते हैं, संधि का भी लिख सकते हैं, लेकिन यदि संधि करके लिखते हैं, यदि आप किसी प्रतिस्पर्धा में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उससे क्यों रोका जाए? ये तो शुरुआत के आरंभ की चीजों के लिए, प्रथम स्तर की बात जानने के लिए बिना संधि की बात की जा सकती है। लेकिन जब आप आईएएस जैसी परीक्षा दे रहे हैं, जब आप प्रतिस्पर्धा में हैं, आप बताइए यदि उसको संधि करके, क्योंकि यहाँ यदि संधि करता है कोई तो 5 सूत्रों का ज्ञान उसको चाहिए यहाँ पे। यदि यहाँ पे कोई संधि करता है तो यहाँ पे 2 सूत्रों का ज्ञान उसको चाहिए। यदि यहाँ पे वो करता है तो उसे एक नियम का ज्ञान होना चाहिए। तो 5, 2, 7, 1, 8, 8 नियमों को जानने वाला ज्यादा प्रभावी होगा या ऐसे बिना 8 नियमों का प्रवर्तन के वाक्य लिखने वाला ज्यादा प्रभावी होगा? स्पष्ट है कि 8 नियमों को जानने वाला व्यक्ति ज्यादा अच्छा होगा। और फिर ऐसे लेखन से वाक्य छोटे बनते हैं, वाक्य में मधुरता आती है, वाक्य में प्रवाह आता है। और इस तरह के, इसीलिए संस्कृत की संधियां, संस्कृत के समास का सिद्धांत चला है, बनाया गया है। ये प्रथम स्तर का। दूसरा स्तर का आप देखेंगे दूसरा स्तर में रामो माम कदा कथम अपश्यत। रामो माम कदा कथम अपश्यत, यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो स्पष्ट है कि आप 8 नियम जानते हैं, इसलिए इसको वरीयता दी जानी चाहिए।
और फिर इसको कम वरीयता देके इसको ज़्यादा वरीयता दी जानी चाहिए, इसलिए इसका प्रयोग बहुत अपेक्षित है। संधियों में भी एक उच्च स्तर की संधि हो सकती है जिसका तो प्रयोग ही नहीं किया जाता, जिसका कि प्रयोग ही नहीं किया जाता, उसको भी करके यदि वाक्य लिखा जाए तो ये जो कथन है और भी ज़्यादा सटीक और सुव्यवस्थित हो सकता है। इसमें वो प्रसंग नहीं है, लेकिन हाँ, मेरा ये कहना है कि आप पहले इसे सीखिए, फिर इसको सीखिए और इसका लेखन कीजिए। अब मैं सच कह रहा हूं, ये गणित जैसा है और थोड़े से प्रयास के बाद आप इसको हासिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बहुत सारे ऐसे मंतव्य हमारे पास हैं, जैसे क का उच्चारण स्थान। ये जो शुरुआत का प्रश्न है, ये संस्कृत में ही लिखने की बाध्यता होती है और शब्द सीमा निर्धारित होती है और संस्कृत में लिखने की होती है। तो हम यदि इसका उत्तर एक देखिए ऐसा लिखते हैं, ककारस्य उच्चारणम स्थानम कंठः अस्ति। दूसरा देखिए, ये 2 नंबर देगा, लेकिन 2 नंबर देगा, लेकिन इसी से पता चल रहा है कि आप के प्रश्न में, आपके उत्तर में कितने गोले लगने वाले हैं। दूसरा देखिए, ये दूसरी व्याख्या देखिए, यानी का उच्चारण स्थान हम लिख रहे हैं, इस तरह से हम लिख रहे हैं। तीसरा देखिए, देखिए ककारस्य उच्चारणम, यहाँ पे संधि होकर के ककारस्योच्चारणम स्थानम, उच्चारणम, यहाँ पे दोनों में समास होना चाहिए था, कंठ में कुछ संधि होनी चाहिए थी। तो 1 2 3, 3 तो गलतियां हैं,
तीन प्लस गलतियां हैं और स्तरहीन है ये कथन, स्तरहीन कथन है ये। ऐसे में 2 नंबर में से वो शायद ही आपको 1 नंबर दे। ये स्तरहीन है और तीन गलतियां हैं। क्या गलती है वो विद्वान साथी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरा, ककारस्य उच्चारण स्थानम, ककारस्य उच्चारण स्थानम कंठ अस्ति, यहाँ पे संधि नहीं की गई है और यहाँ पे संधि नहीं की गई है। और ये बात जो है ना, ये भी स्तरहीन तो नहीं कहेंगे, लेकिन सामान्य स्तर है इसका जो है सामान्य स्तर है। यदि हम स्तर से उत्तर देते हैं तो स्तर कैसा है? सामान्य स्तर है। और 2 प्लस गलतियां हैं, तो सामान्य स्तर है, 2 प्लस गलतियां हैं, इसलिए इतना प्रभावी नहीं है। और चूंकि आपके पास अवकाश है, समय है और आपको प्रभावी भाषा लिखनी है, तो आप लिखेंगे अकुह विसर्जनीयनांग कंठ इति वचनात् कंठस्थानवान ककारः। यदि ऐसा लिखते हैं तो परीक्षक तुरंत समझ जाएगा कि इस बंदे में दम है। ये तैयारी करके नहीं आया हूं मैं। आप कुछ भी लेंगे उसमें कई स्तर बनते हैं, कई स्तर बनते हैं। और कई स्तर बनने का मतलब यह है कि आप जब इस स्तर का लिखते हैं तो आप 2 में से 2 अंक प्राप्त करते हैं। जब ऐसा लिखते हैं तो आपको 1 अंक मिलता है। जब ऐसा लिखते हैं तो आपको 1.25 या 1.5 अंक मिलता है। जब ऐसा लिखते हैं आप पूरे 2 अंक के हकदार बनते हैं। और ऐसी पूरी परिपाटी पूरे प्रश्नों पे चलती है। तो मेरे समझ में नहीं आता 500 में से 400 क्यों नहीं ला सकते हम लोग? तो 500 में से 400 लाया जा सकता है। शब्द सीमा की इतनी सुंदरता, इतनी व्यवस्था है, हमारे समाज का सहारा लेके, संधियों का सहारा लेके हम चीजों को बहुत ही व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। संस्कृत तो समास प्रधान भाषा है। दुनिया भर की अभिव्यक्ति को बहुत कम शब्दों में लिखा जा सकता है। वो दक्षता है नहीं। धक्के देख के तो संस्कृत सीखते हैं, धक्के देख के 2-4 वाक्य सीख लेते हैं। रचना अनुवाद कौमुदी पढ़ के बातें करते हैं। रचना अनुवाद कौमुदी में हजारों गलतियां हैं। मैं दावा करता हूं बनारस के पंडितों को, रचना अनुवाद कौमुदी में हजारों गलतियां हैं, मैं बता सकता हूं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उसने बड़ा उपकार किया है पूरे समाज का। लेकिन गलती है तो है। जहां अर्धमात्रा लाघवेन पुतो सम्मन्यन्ते वैयाकरणा का सिद्धांत है, शुरू में ही आप तमाम चीजें बताते चल रहे हैं जो एकदम विशुद्ध। क्योंकि देखिए, आईएएस की परीक्षा में आपका पाला, आपका मुकाबला, आपका सामना करना होता है बहुत बड़े विद्वान के समूह से। वो विद्वान जो उत्कृष्टता के पक्षधर हैं, वो विद्वान जो अनुस्वार और बिंदी की गलती को भी क्षमा करने के मूड में क्यों रहेंगे? क्योंकि अंततः वो बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के लोगों का चयन कर रहे हैं। जब आधार ही यही हो शुद्धता अशुद्धता, तब तो वहां पे छटाई के काम होता है, सिलेक्शन का काम नहीं होता। आपकी अशुद्धियों की उपेक्षा जीएस फर्स्ट में हो सकती है, जीएस सेकंड में हो सकती है, जीएस थर्ड में हो सकती है, निबंध में भी हो सकती है, क्योंकि निबंध में कंटेंट पर ज्यादा उनका ध्यान रहता है। Therefore, I would like to tell you, Sanskrit is such a prime subject, such a golden opportunity for you. If you opt Sanskrit as an optional, believe me, it can be obtained 300 marks plus very easily. Whoever has opted in past life, in past years, I think those people also who are ready to work with me, either he is of history, either he is of political science or chemistry, whatever subject could be, whatever he has taken, please come with me with Sanskrit. I'm very confident if I get the barrier, I can win the state. I can win the UPSC. There is no doubt at all. So later on, further, the classes will continue. One thing, if someone has problem, for instance, someone don't have problem, because I'm talking about 350. If someone has problem to write, to learn these things, they also, if you can continue with your Hindi answer, Hindi medium answer, you can continue with your Bengali medium answer, you can continue with your Tamil medium answer, you can continue with your Kannada medium answer, no problem. But for a while, you need to answer 2 or 3 questions in Sanskrit.
So that you can write in Sanskrit. Other things you can write your own language. That facility we have here, we have in UPSC. So that is a secondary thing. Even those people who are writing only 2 answers in Sanskrit, which is must to be answered in Sanskrit, the other are optional. Those questions can be answered in either Hindi, either in Bengali, either in English. Whatever language you accept, you can answer those questions in other languages also. If you do so, even in that situation, you can obtain 300 marks plus. The person, what I talked earlier, if you follow according to me, if you work hard with me, then you can obtain 400 plus marks. If you do according to yourself, according to your methodology, even then, but work hard is done, even then 300 and 350 can be obtained very easily. So this is my invitation to the UPSC, because I have been teaching, of course, but I didn't get such an opportunity of online medium because I was just limited. I had no opportunity so much. Now I have opportunity to challenge the whole world to come with me and see the beauty of Sanskrit. See how the records of the UPSC is broken here. Not only mathematical students, we have heard that in mathematics, students have broken the record. But I am here to help you to break the record of UPSC in Sanskrit. Believe me, this sentence is coming from my heart. Come on and decide. But I need to have very devoted, very passionate person only, not those people who are infixed in themselves, who are not motivated, who are not ready to work hard with me. So with these things, I would like to conclude myself, and in coming lectures, I will be taking some other points. Till then, good afternoon. सर इसे देखिए तो गड़बड़ हो गया थोड़ा सा.